दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 थर्ड शिफ्ट का सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन मैं बनाने के लिए दिया था। पहले उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करके और इस वीडियो की शुरुआत करेंगे। जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, वो क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है। पहले इसको सॉल्यूशन करता हूँ, फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि एक दुकानदार 25% की छूट देने के बाद 40% लाभ कमाता है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन बोले दोस्तों, यहाँ पे ना अंकित मूल्य पूछा है ना क्रय मूल्य, तो हम आसानी से क्रय मूल्य या अंकित मूल्य कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने मान लिया क्रय मूल्य 100 मान लिया। अब बताइए, अंकित मूल्य इतना मानना है कि उस पर 25% का छूट दें तो 40% का लाभ होगा। पहले कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, छूट जब भी मिलेगा वो क्रय मूल्य पर नहीं मिलता, नहीं भी क्रय मूल्य पे। अंकित जो होता है उस पे होता है, अंकित मूल्य पे, एमआरपी पे होता है। तो अंकित मूल्य पर 25% छूट, तो पहले लिख दीजिएगा 25% छूट का मतलब होता है 100 में से 25 घटा के 75। 40% का लाभ कमाना है तो 40% का लाभ का मतलब होता है 100 में 40 जोड़िए 140%। और हमको अंकित मूल्य के बारे में पूछा है, पहले अंकित मूल्य निकालिए। अब बताइए, हमारा खरीदारी है 100 रुपया, ठीक है। अब अंकित इतना करना चाहते हैं कि उस पर छूट दें 25% का, तो भी मुझे लाभ होना चाहिए, यानी अंकित जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। और आपका मन का दिया ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला ऊपर, इन दोनों में ज़्यादा वाला ऊपर, तो 100 गुना लिख देंगे और ज़्यादा वाला ऊपर यानी 140 ऊपर, अब 75 ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा। यानी ज़्यादा मन कहे तो ज़्यादा वाला ऊपर, कम मन कहता तो कम वाला ऊपर। इससे हम क्वेश्चन को जो है बना लेंगे। क्रय मूल्य मैंने 100 मान लिया। और यहाँ भी ऐसे भी बोल रहा है, देखो यहाँ कितना प्रतिशत अंकित मूल्य अधिक करना होगा, यानी कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य क्या लाना है, ज़्यादा। और ज़्यादा लाना है तो इन दोनों का मान लिख दीजिएगा, ज़्यादा लाना है तो ज़्यादा वाला ऊपर, इन दोनों में जो ज़्यादा होगा वो ऊपर हो जाएगा, और ऑटोमेटिक कम वाला नीचे हो जाएगा। जो लाना है वही ऊपर, नीचे नहीं सोचना है, नीचे ऑटोमेटिक जो बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बना लीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये देख रहे हैं कि 3 नहीं कटेगा, तो 14 चौके 56, 560/3। अब यहाँ पे काट लीजिए, बनाइए, इसको भाग लगाइए। 3 एकम 3, 2 26, 3 8 24, 2 20, 3 6 18, 2 20, 3 6 18, 3 6 18। अब बताइए, पहले था क्रय मूल्य 100 अंकित मूल्य 186, यानी कितना ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो 86.66 डॉट डॉट, ये 50 के ऊपर है तो 6 7 भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 86.66% जो है ना अधिक रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में 6 7 है, क्योंकि 6 6 है ना, 50 पॉइंट में 50 के ऊपर होता है तो उसे 7 मान लिया जाता है, तो 6 7 यही आपका आंसर होगा। जो बच्चे इसका आंसर 86.67 दिए होंगे उनका आंसर सही है दोस्तों। अब चलिए आज के सेट की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का सेट का पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त 75 और 5 है और उनका अंतर 10 है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। आपको इसका मैं सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से और खूबसूरती से देने वाला हूँ, बस ध्यान से समझिएगा। जो लिखने वाला होगा वो लिख लीजिएगा। देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है मेरे भाई 75 और एचसीएफ दिया हुआ है आपका 5, और उन संख्याओं का अंतर दिया है 10, तो उन संख्याओं का योग पूछा है। अब देखिए, पहले तो आपको ये बात ध्यान देना होगा ना कि वो संख्याएं पहले अपना से मानना पड़ेगा। तो वो जो भी संख्या मानेंगे उसका एचसीएफ 5 है। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन संख्या का 5 यानी हाईएस्ट कॉमन निकल चुका है। अब बताइए, कॉमन निकालने के बाद मान लीजिए कि वह संख्या x और y बचा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है ना कि जो भी ये x y बचा है ना, वो कॉमन कराने वाला संख्या नहीं है, क्योंकि जितना कॉमन करना था हाईएस्ट कॉमन एचसीएफ के रूप में कर लिए हैं, क्योंकि जितना कॉमन कराता है वो मौसा में करा जाता है। बाकी यहाँ वही संख्या बच जाता है जो कॉमन कराने वाला नहीं है। इस बात को गौर से सुनिए, क्योंकि यहाँ x और y का जो मान आएगा ना वो कॉमन कराने वाला नहीं होगा, अधिक से अधिक करा चुका है। अब देखिए, जो भी एचसीएफ होता है ना, अगर हम उसको फिर से गुना करा दें तो वह संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वह संख्या 5x और 5y हो सकता है। और उन संख्याओं का जो अंतर है वो दिया हुआ है हमारा, कितना दिया है, उन संख्याओं का अंतर दिया है 10। पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ,
पहले धैर्य से ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं कि अभी बताने लगे बेसिक से तो कितने लोग छोड़कर भाग जाएंगे कि अरे बहुत बेसिक बता रहे हैं। अरे भाई पहले बेसिक से कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद मैं चुटकी में बनाने वाला टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा। पहले समझ तो लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये कंसेप्ट नहीं मालूम होगा, तो उसको सीखने के चलते मैं ये बता रहा हूँ, और जो लोग इसको जानते होंगे वो रिवाइज करो, और आगे मैं टेक्निकल अप्रोच बताऊंगा। चलो देखो, तो ये संख्याएं जो होती है ना 5x और 5y, ये हो गया। इसका अंतर जो है, इसका अंतर 10 दिया है तो 10 मैंने लिख लिया। संख्या का अंतर बोला इसलिए 5x 5y पहले संख्या लिखे, उसका अंतर 10, फिर 5 कॉमन करेंगे, x माइनस वाई बराबर 10, 5 से 5 दूनी 10, x माइनस वाई बराबर 2 कर लेंगे। देखो ये कॉमन करने के बाद एक और बात समझ लो, कॉमन HCF निकालने के बाद ये x और y जो भी बचता है नहीं कॉमन कराने वाला, ये HCF निकल चुका है। अगर इसको LCM में कन्वर्ट करना है तो सबको गुना करा दोगे तो LCM हो जाता है, यानी LCM के लिए हमें 5 से गुना कराना पड़ेगा, तो 5x इंटू वाई, ये LCM हो गया। इसका LCM 75 दिया हुआ है तो हम 75 के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये कंसेप्ट अगर अच्छे से अगर जानना चाहते हो तो हम एक वीडियो स्पेशल इसका बनाए हुए हैं, हम इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे कि LCM का कंसेप्ट समझने के लिए 10-15 मिनट का हमारा वीडियो है, उसमें LCM का कंसेप्ट भी है, LCM HCF का, और उसका शॉर्ट टेक्निक भी दिए हुए हैं, वो आप लोग देख लेना ताकि ये समझने में आसानी हो जाए। अगर इसको समझने में दिक्कत होगा तो आप उस वीडियो को पहले देख लो फिर इसको समझो, बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो ये 5xy बराबर 75, तो xy बराबर में हो जाएगा 15, यानी x इंटू वाई का मान हो गया मेरा 15। अब बताओ, अब यहाँ x माइनस वाई का मान है 2 और x इंटू वाई का मान है 15। अब दो ऐसा संख्या ढूंढो जिसे गुना करने पर 15 और घटाने पर 2 आ जाए। तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ गया होगा 5 और 3, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 और 5 में से 3 गया 2, यानी x और y का मान हमारा 5 और 3 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x और y का मान 5 और 3, और कॉमन के रूप में हमारा क्या था 5 और 3। अगर x y का मान आ गया तो वह संख्याएँ जो है वह संख्याएं ज्ञात करना हो तब 5x और 5y ना है संख्या, तो x का मान हमारा क्या आया है 5 आया है, और y का मान हमारा क्या आया है 3, तब 5 गुने 3, तो ये संख्या हो जाएगा 15, 25 और ये हो जाएगा 15, तब 25 और 15 इन संख्याओं का योग पूछा है, तो 25 और 15 कितना हो जाएगा भाई 40 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 40 जो है वह ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन ऐसे बनाना नहीं है। हम पहले ही बोले हैं कि तुमको बेसिक कंसेप्ट मैं दे रहा हूँ और मैं टेक्निकल इसी को देखना शॉर्ट में कैसे 2 से 3 स्टेप में मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो यहाँ भी मैं अभी लॉजिक लिया हूँ। अगर यहाँ पे फिर x माइनस वाई है, x इंटू वाई है, तो a प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जाके बनाएंगे, बहुत सारा परेशानी होगा। या इसको आप एक x बराबर में 2 प्लस वाई डाल के x का मान यहाँ डालोगे, y का निकलेगा, फिर y का पुट करोगे x का निकलेगा। तो यहाँ पर मैं लॉजिक से ही बना दिया क्योंकि यह सेट प्रैक्टिस का वीडियो है। कितना आपको ये बेसिक बताऊं, बस यहाँ लॉजिकल लग रहा है, बस बना लो। यहाँ तक तो बेसिक बताया ही था। अब इससे भी शॉर्ट टेक्निक मैं देना चाहता हूँ, आपको ध्यान से समझना। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान देना। अब तो समझ चुके हो कि HCF जब भी बोलेगा तो HCF बोलेगा मतलब हाईएस्ट कॉमन, और जो ये संख्या होगा वो कॉमन कराने वाला नहीं होगा। और बाद में देखो यहाँ पे अंतर दिया है 10 का, तो देखो यहीं पे हम जो है ना ये अंतर यहाँ पे फिर गुना करा के फिर कॉमन करें, हम यहीं पे माइनस लगा के बराबर 10 कर लेते, तो x माइनस वाई का मान 2 डायरेक्ट यहाँ आ जाता। ठीक है, हम वही काम करने वाले हैं कि दो ऐसी संख्याएँ हैं जिसका HCF 5 है, तो हम x y के कॉमन में हम 5 लिख दिए। ठीक है, वो संख्याएं समझ लेना 5x और 5y है, लेकिन कॉमन अधिक से अधिक जो कराने वाला है मैंने काट लिया, उसके बाद x और y बच गया। और बताओ इसका अंतर अगर 10 है तो यहीं पे माइनस लगा लो। ठीक है, अब यहीं पे माइनस, क्योंकि वह संख्या फिर 5x 5y यहाँ पे करते फिर कॉमन करके वही तो काम किए हैं, तो यहीं पे क्यों नहीं हम माइनस लगा लेंगे। अगर योग बोलता तो यहीं पे योग जो है कर लेते, ये नहीं कि 5x 5y करके जोड़ते। तो ये अंतर जो है वो आपका 10 का है, तो x और x माइनस वाई का मान 2 आ गया। और यही इसी से हम क्या करेंगे कि x और y यहाँ पे 5 कॉमन दिया हुआ है तो कॉमन रहेगा। एलसीएम के रूप में भी कन्वर्ट करना है तो मौसा
कॉमन काटने के बाद ये मौसा के बाद जो भी बच जाता है कॉमन नहीं कराने वाला सबको गुना कराते हैं तो एलसीएम हो जाता है। तो वो एलसीएम 75 के बराबर होगा। कब? तो इसको गुना कराएंगे 5xy, ये हो गया आपका एलसीएम और ये हो गया 75। तो x इंटू वाई का मान हो गया तुम्हारा 15। अब बताओ x इंटू वाई का 15, x माइनस वाई का 2 हो गया आराम से। 5 और 3 15, 5 और 3, 5 में से 3 गया 2, यानी x और y का मान हमारा कितना आ गया? 5 और 3। अब उन संख्याओं का योग बोला है, तो संख्याओं का योग बोला है ना मेरे भाई, तो पहले संख्याएं 5x और 5y है, हम तो कॉमन कारे हुए हैं तब ना ये x माइनस वाई था, तो वो संख्याएं 5x और 5y है। तो 5x प्लस 5y योग का मान बोला है, तो यहीं पे डायरेक्ट पुट करेंगे। 5x और 5y को जोड़ देंगे, x का मान यहाँ 5 डालेंगे, y का मान 3 डालेंगे, तो 50 25 अपन 15, 25 और 15 जो है 40 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। लेकिन अगर हम शुरू में ये बात नहीं समझाते तो ये गुना करा कर 5x 5y का, तो फिर ये बात आपको समझने में दिक्कत होती। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट अच्छे से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक इमारत को 32 दिन में गिरा सकते हैं। 24 मजदूर प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके कितने दिनों में समान इमारत को गिरा सकते हैं? ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से संबंधित है। पहले आप ऐसे लिख दीजिएगा, 16 मजदूर, एम माने आदमी या मजदूर, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक इमारत को बनाना एक काम है, तो एक काम को समझ लो 32 दिन में करते हैं। ऐसे डाटा पहले तैयार करो। फिर दूसरा डाटा भी देखो, 24 मजदूर 12 घंटे प्रतिदिन काम करके वही इमारत को, यानी समान कार्य माने वही एक काम को, ये एक वर्क है, W फॉर वर्क है, ठीक है, एक काम को कितने दिन में गिराएंगे, यानी वाट लग गया यहाँ पे। इस तरह से पहले डाटा तैयार कर लेंगे पढ़ के, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि वर्क को नीचे, वर्क जो भी है वो नीचे, बाकी सब को गुना में लिखेंगे। तो 16 गुने 8 गुने 32। फिर इसमें भी वर्क को नीचे, वर्क यहाँ है नीचे, और फिर 24 गुने 12 गुने यहाँ कुछ नहीं है तो x, ये दोनों बराबर लिख देंगे। यानी ये भी दोनों बराबर रहेगा, लेकिन इसका वर्क नीचे बाकी सब गुना में, इसका वर्क नीचे बाकी सब गुना में। अब x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 8 तिरी 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 तिया 12 और 4 8 32, 16 8 128 और 3 तिरी 9 बट्टा में आएगा तो 128 बटा 9 दिन x बराबर आंसर हो जाएगा 128 बटा 9। आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि SU/V/W रेशियो के रूप में है, उन सभी का योग रेशियो दिया हुआ है, S रेशियो, U रेशियो, V रेशियो, W का मान दिया है 2:9:6:7, और इन सभी का योग दिया है। देखिए ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबको जोड़ के ऐसे ऐसे लिखा है SU/V/W। ये समझो कि सब बुद्धू बनाने के लिए दिया है, ये समझो इन सभी का योग दिया है 864 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि S प्लस U प्लस W का मान क्या होगा। SUW भी छोड़ के है, तो पहले क्या करेंगे, इसमें हम x लगा देंगे, ठीक है। हम इसमें क्या करेंगे, x लगा देंगे, क्योंकि रेशियो जहां देखो समझ जाओ कि इसमें x से गुना हुआ है, x पहले लगा देंगे, वही x का मान निकालेंगे हम पहले। तो सबका योग दिया है तो हम भी इसको जोड़ेंगे। तो 9 2 11 6 17 7 24 x बराबर में 864, x बराबर हो जाएगा 864 बटा 24। आप इसको काटिए, तो काटेंगे तो 24 तिया 72, 14 144, 24 छक्के 144, x बराबर हमारा 36 आ जाएगा। जो x का मान है इन सभी में गुना करा देंगे, हमारा ओरिजिनल मान आ जाएगा। तो किसी प्रश्न में बड़ी संख्या पूछ देता है तो 9x करते हैं, या 2 संख्या पूछता है, यहाँ 3 संख्या का योग बोला है, तीनों संख्या कौन कौन है, तो यहाँ 2x है, फिर यहाँ 9x है और यहाँ 7x है। इस सभी को जोड़िए एक साथ, पहले 9 2 11 7 18x का मान पूछा है, तो हमारा x का मान आया है 36, तो यहाँ 18 गुने 36 कर लेंगे, 36 पुट करेंगे। 18 छक्के 108 के 8 हासिल 10, 18 तिया 54 10 64, 648 हो जाएगा। 648 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक अस्थायी गति से चल रही है। रेलगाड़ी 340 मीटर लंबाई वाले एक पुल को 35 सेकंड में पार करती है और 460 मीटर लंबाई वाले एक और पुल को 38 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति कितनी है, गति कितनी है ये पूछा है आपसे। ठीक है, अब बताओ, एक रेलगाड़ी 340 मीटर अगर पुल को पार करती है तो वो 35 सेकंड में करती है, और 460 मीटर वाले को करती है ना, 460 मीटर लंबे को तो 38 सेकंड में करती है। अब आप ही बता दो कि 340 को करती है 35 में और 460 को करती है 38 सेकंड में। आपसे गति पूछा है, तो गति माने चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अब बताओ 340 से ये कितना ज़्यादा दूरी है ये बताओ। तो 340 से देख रहे हैं कि ये दूरी 340 अभी 120 मीटर की दूरी अधिक है, तो 120 मीटर यहाँ अधिक दूरी हो जा रहा है, तो कितना अधिक समय ले रहा है, 3 सेकेंड का अधिक समय ले रहा है। तो 120 मीटर के लिए 3 सेकेंड अधिक, 120 मीटर अधिक दूरी है तो 3 सेकेंड ले रहा है। इसका मतलब है कि 120 मीटर के लिए 3 सेकेंड ले रहा होगा। हमको चाहिए था दूरी और समय। अब जो दूरी 120 मीटर दूरी को अगर कोई ट्रेन 3 सेकेंड में तय करती है तो बस चाल हो गया आपका 3 चौके 12, 40 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है गति किलोमीटर प्रति घंटा में आपका दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में अगर बदलना हो तो 18/5 से गुना करा दिया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि बड़ा राशि में चेंज कर रहे हैं ना, बड़ा वाला ऊपर 18/5 में, यही किलोमीटर प्रति घंटा रहता, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होता है, यानी छोटा में, छोटा मीटर प्रति सेकंड है तो 5 ऊपर हो जाता। यहाँ बड़ा में चेंज कर रहे हैं, बड़ा वाला ऊपर, 5×8 = 40, 18×8 = 144 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो बनाता रहूं। अब अगला प्रश्न एक पाई चार्ट आपके स्क्रीन पे गया होगा। इस पाई चार्ट को ये हर सेट में देख रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन, और एक नहीं 2-2 आ रहे हैं। ठीक है, और सेम टू सेम ये 1200 घंटे कार वाला ये पाई चार्ट को आप ठीक से पढ़िए। ऊपर दिया है 7 गो कार बनाने का एक प्रक्रिया है, 7 प्रकार के, J1 से लेके J7 तक। कभी आपको ऐसे गोल करके दे रहा है, कभी दूसरे टाइप करके दे रहा है, ये बनाकर वो इमारत टाइप बनाकर जो है वो दे रहा है। तो ये सब बुद्धू बना रहा है, बस बदल बदल के एक ही टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखो कुल जो है, जो भी प्रोसेसिंग है 7 प्रोसेसिंग, उसमें टोटल कुल कार बनाने में 7 प्रोसेसिंग है, जिसमें कुल 1200 घंटे का समय लगा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि J3, J6 और J7 की तीनों प्रक्रिया में लगने वाला औसत समय क्या होगा। तो तीनों का देखिए थोड़ा सा बदल बदल के क्वेश्चन दे रहा है, बाकी क्वेश्चन ऊपर एक ही दे रहा है, बस यहाँ पे बदल रहा है, क्वेश्चन को बदल रहा है, बाकी जो चार्ट दिया है वो सेम है। तो देखिए इसका औसत पूछ दिया है, औसत समय पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले J3 का देख लीजिए कितना है, J3 का 20% है। ठीक है, फिर J6 का कितना है, 16% है, और J7 का कितना है, 12% है। तो पहले इसी का औसत निकालिए। तो इन तीनों को जोड़ देंगे और 3 से भाग दे देंगे, तो परसेंटेज औसत पहले आ जाएगा। तब 20 × 16 = 36, 2 38 × 10 48% बटा में 3 16 48, यानी 16% इसका औसत आएगा। और ये टोटल है, ये 100% का मान है 1200 घंटे। तो इस 1200 घंटे का 16% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 16 बढ़िया 192 घंटा जो है ना, वह औसत समय आपका आ जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस समझ के बनाना है सवाल को। 192 घंटा आपके ऑप्शन नंबर डी में है, यही आपका उत्तर होगा मेरे भाई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है फिर एक आपके स्क्रीन पे चार्ट गया होगा। ये भी क्वेश्चन, ये जो राजस्व से संबंधित है, ये भी हर सेट में एक एक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो चार्ट वाला जो सवाल है, इसको आपको बारीकी से ध्यान से एक बार समझना होगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन जो है वो इस तरह से पाई चार्ट से संबंधित जो है आपके प्रश्न DI इसको बोलते हैं, DI या DA, डाटा एनालिसिस,
या डाटा इंटरप्रेशन, इससे सवाल रहते हैं या रहेंगे। तो बस ध्यान से समझ लेना है कैसे बनाना है, देखकर घर बनाना नहीं है। बस अच्छे से इसको, ये स्क्रीन पे क्या होगा, अच्छे से पहले इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सेकंड भर में 30 सेकंड के अंदर में। जैसे देखिए चार्ट आपके 7 क्रमागत वर्ष का दिया है, Y1 से लेके Y7 तक, और व्यय से राजस्व का अनुपात है। जो भी यहाँ Y1 Y2 Y7 तक है, जो भी जैसे यहाँ पे शुरू में आपको Y1 में है 0.80, तो ये व्यय से राजस्व का मतलब ऊपर व्यय मानेंगे, हाँ नीचे राजस्व मानेंगे, यानी पॉइंट हटेगा तो बट्टा में 2 जीरो जाएगा, यानी राजस्व हमारा है 100, अब व्यय मतलब हमारा खर्चा जो है 80 है। ठीक है, अब देखिए एक कंसेप्ट मेरा ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा कि राजस्व बराबर इसी कंसेप्ट से बनेगा, राजस्व बराबर व्यय मतलब होता है खर्च, और जोड़ में होता है लाभ, यानी खर्चा और लाभ दोनों मिलाकर जोड़ेंगे तो राजस्व। लाभ को बचत भी आप कह सकते हैं, क्योंकि खर्चा और बचत मिलाकर ही हम राजस्व इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि Y4 के लिए राजस्व 22,500 है, राजस्व का मान 22,500 दिया है Y4 के लिए, या Y4 में देख रहे हैं कि 0.90 है, यानी पहले 90 को हटाइएगा तो 100 आएगा, यानी ये नीचे वाला राजस्व है, आप जानते हैं, इसके हिसाब से हम बताए हैं आपको, पढ़ने के हिसाब से, पाई चार्ट के हिसाब से, ये वाला है आपका व्यय। आप ही बताओ, राजस्व 100 रुपया है और खर्चा 90 रुपया है, तो आपसे पूछा है ना कि Y4 का लाभ बताइए। 100 रुपया राजस्व हो और खर्चा 90 रुपया, तो लाभ कितना आ जाएगा भाई, 10 आएगा। ठीक है, तो लाभ जो है वह 10% आएगा, यही आपको 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो 10% निकाल लेना है। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई मेरे कि इसका 22,500 Y4 का टोटल जो है वो राजस्व है, उसका लाभ निकालना है, तो 10% का मान निकाल लेंगे। हम परसेंट इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि यहाँ पे 0.10 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 में से अगर ये 1 पर अगर 3 यहाँ पे पॉइंट 90 है और यहाँ 1 है, 1 का मतलब होता है ना कि पॉइंट के बाद 2 जीरो, तो एक तरह से यह 100 है। ठीक है, 100 में से 90 घटेगा तो 10, यानी पॉइंट, अब पॉइंट 2 के बाद बैठेगा तो 0.10 है, पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टा में तो 100 आएगा ही, इसीलिए हम यहाँ परसेंटेज बोल रहे हैं। परसेंट बोलिए या 0.10 बोलिए, ये 0.10 का ही तो इसका बचत है, क्योंकि 100 अगर पॉइंट में लेंगे तो 1.00 लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, इससे ये कितना कम है 0.10 निकाल दीजिए, तो 0.10 निकालेंगे तो 10 बट्टा में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2250 रुपया जो है आपका आंसर आएगा। 2250 Y4 का लाभ हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर एक बार में नहीं आई है तो पीछे जाकर फिर से देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:2:1 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 88 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, देखिए एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात है, यानी त्रिभुज का फोटो बना देते हैं हम, 5, 2 और 1 है। ठीक है, और वो रेशियो के रूप में है, हमें समझाना है इसलिए हम ये लिखे हैं। ठीक है, यहाँ रेशियो है तो यहाँ x लगाना पड़ेगा, और इसका परिमाप दिया है 88। परिमाप का मतलब होता है कि चारों ओर से घूमने वाला, यानी योग दिया है इन सभी का, यानी इन सभी का योग है हमारा 88। अब इनको जोड़ेंगे तो बताइए, 5 और 2 7 1, 8x बराबर हो जाएगा 88, x का मान हो जाएगा हमारा 11, और जो x का मान आया ना इसमें गुना करा दो, और जिसका मान पूछे वो आंसर। तो बड़ी भुजा की लंबाई बोला है, बड़ी भुजा हमारा 5x है मेरे भैया, तो 5 × 11 बराबर में हो जाएगा 55, यानी कि 55 सेंटीमीटर बड़ी भुजा की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं बनाने के लिए, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दीजिएगा, और इसी क्वेश्चन से मैं अगले वीडियो की शुरुआत करूंगा। क्वेश्चन है, दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति क्या होगी? ऑप्शन ए है 117 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 114 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 133 किलोमीटर प्रति घंटा, और डी है 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।